बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है जी। और आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 3.1 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहला जो फोकस हमारा होना चाहिए दैट इज सेट। सेट क्या होता है जी? यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन में निशान लगाया हुआ है। यहाँ से आप देखिए, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects, numbers or elements so that we may be able to decide whether the objects belong to the collection or not. मैं अगर आपको उर्दू में आसान सी डेफिनेशन बताऊं, किसी भी चीज़ के इकट्ठ को, कलेक्शन को सेट कहते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे हर कोई चीज़ सेट नहीं बन जाती। सेट बनने के लिए उसकी कुछ खूबियां होनी चाहिए, जिनमें से पहली है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से आप देखें, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन इकट्ठ, कोई चीजें मिला के रख दें तो उसको इकट्ठ कहते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं अशिया को, चीजों को। नंबर्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स। ठीक है। अब वेल डिफाइंड क्या है जी? वेल डिफाइंड कहते हैं कि उस सेट के अंदर जो चीजें हैं ना, उनकी एक शनाख्त हो। ठीक है, उनको डिफाइन किया जा सके, वो अपनी एक आइडेंटिटी रखती हों। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट कहते हैं जी मुख्तलिफ को, हर एक चीज दूसरी से मुख्तलिफ हो। सेट के अंदर हर एक चीज दूसरी से डिफरेंट हो। अब ऐसा क्यों कहा गया? सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि वो ऑब्जेक्ट कलेक्शन से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता। ये बात समझ आ गई आपको? ये बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। सेट को बच्चे दिया जाता है नाम, हर एक चीज का नाम होता है, सेट का भी नाम होता है। सेट के नाम रखे जाते हैं ए से लेकर जेड तक, जितनी ए बी सी है कोई भी नाम आप रख सकते हैं। हर सेट का एक नाम होगा अगर तो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने खुद देना है तो कुछ भी आप ए से लेकर जेड तक आप नाम रखते हैं। यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स ए से लेकर जेड तक आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो सेट का नाम होता है वो बड़ी ए बी सी में होता है। अगर सेट के अंदर ए बी सी आ रही है तो वो छोटी ए बी सी में लिखी जाएगी। इस जुमले का ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट का नाम है एक्स। ठीक है। अच्छा, सेट को लिखा कैसे जाता है? करली ब्रेसेस में। ठीक है, करली ब्रेसेस में दरमियानी ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है और हर एलिमेंट के बाद कामा आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। अब देखिए, उनको आपने छोटे हरफों में लिखना है। सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स आ जाए ना ए बी सी वाले, तो वो छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, बट द नेम ऑफ द सेट शुड बी इन कैपिटल लेटर रेंजिंग फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब देखिए, आपका जो 3.1 का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, वो जितनी चीज पर बेस करता है मैं आपको उतनी डेफिनेशन कराऊंगी। फिर जब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं आपको उसके मुताबिक नेक्स्ट डेफिनेशन करा लूंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सब कुछ मिक्सअप ना हो। अब जी आता है कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके होते हैं। देर आर 3 डिफरेंट वेज। कितने तरीके हैं जी? 3 वेज हैं टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेकेंड इज टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड इज सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। आई रिपीट, सेट को लिखने के बच्चों 3 तरीके होते हैं। एक होता है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म
एक होता है सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड को उर्दू में कहते हैं बयानिया तरीका। बयानिया से क्या लफ्ज़ ज़हन में आता है? बयान करना। बयानिया से क्या लफ्ज़ ज़हन में आता है? बयान करना। A set may be described in words. For instance, the set of all vowels of English alphabet. For example, आपको पता है कि इंग्लिश में वाउल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसको आप ऐसे कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपने बयान कर दिया, एक बात की शक्ल में इसको वाजे किया, एक बात की शक्ल में इसको कहा। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। द नेक्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट। अगर आप उसके एलिमेंट को लिखें विद इन ब्रैकेट्स, कौन सी ब्रैकेट्स? दरमियानी, करली ब्रैकेट्स, करली ब्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश वाउल्स हैं, आप उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस स्टार्ट ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू करली ब्रेसेस क्लोज। ये है जी आपका एलिमेंट्स को लिस्ट करने का तरीका। ये आपने बताया, ये आपने उसको लिख के दिखाया। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। जो टेबुलर फॉर्म है उसको आप क्या कह सकते हैं? रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। अब आता है जी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा? इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। कहता है कि बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा आसान होता है या ज़्यादा यूजफुल, मुफीद होता है कि आप जब सेट्स को बयान कर रहे हों, स्पेसिफाई कर रहे हों, बयान नहीं, सेट्स को लिख रहे हों, आप कौन सा तरीका यूज़ करें? सेट बिल्डर नोटेशन। दिस इज डन बाय यूजिंग सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। इसका तरीकाकार कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, यही वाला अगर हम इसको लिखें सेट बिल्डर नोटेशन में तो कैसे लिखेंगे? आप देखिए, नाम तो उसका वही रहेगा, करली ब्रैकेट्स भी रहेंगी। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एक्स का नाम दे दूं, एक्स एज एक्स इज अ वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये एक्स एज एक्स क्या है? एक्स बताया, लेकिन एक्स है क्या? एक्स इज अ वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। उर्दू में से कहते हैं एक्स, जबकि एक्स इंग्लिश अल्फाबेट्स के वाउल्स का या इंग्लिश अल्फाबेट्स के वाउल का एक मेंबर है, ऐसे कह सकते हैं। या इसको आप कहें एक्स, जबकि एक्स एक इंग्लिश वाउल है या एक वाउल है, इंग्लिश ना भी कहें। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? होपफुली आपको समझ आया होगा। दिस इज रीड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है जी, अब देखें, अब आपने क्या पढ़ना है। अगर आपने ये जाहिर करना होना, फॉर एग्जांपल एक सेट है एक्स, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5। फिर आपने देखिए, ये जो 1, 3, 5 है ना, ये एक्स सेट के मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं। ये तीनों इस एक्स के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। अगर आपने मेंबरशिप शो करनी हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल, आप देखिए, मैंने आपको बताया कि एक्स में 1, 3, 5 है। ठीक है, अगर आप लिखना हो ना कि 3 एक्स का मेंबर है या नहीं, तो ये ऐसे 3 बिलोंग्स टू एक्स, 1 बिलोंग्स टू एक्स, 5 बिलोंग्स टू एक्स, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। क्या आपको यहाँ 0 नजर आ रहा है? नहीं ना, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। 9 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ये होता है जी बिलोंग्स टू, कि वाकई वो इस सेट का हिस्सा है। और ये आता है जी
डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट, पता नहीं मेरी राइटिंग को क्या हो गया, यानी ठीक है जी। होपफुली ये आपको चीज समझ आ गई होगी। अब आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी और वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। वैसे देखें ये चीजें आप ना पहले भी पढ़ के आए हैं, होपफुली आपने पांचवी छठी से यकीनन पढ़ी होंगी। कुछ सेट्स हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, यूनिवर्सल हैं, और आपने उनको याद रखना है, आपने उनको मेमोराइज करना है, उनको देखना है, आपको उनकी पहचान होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। एन है जी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितनी भी आपकी गिनती है मगर जीरो को शामिल किए बगैर, जीरो के बगैर जो आपकी गिनती है ना, 1 से लेकर देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कैरी ऑन की निशानी है कि ये जितनी गिनती है, जितनी भी काउंटिंग है वो आप किस में आती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, और आप उसको ज़ाहिर किससे करते हैं, कैपिटल एन से। फिर आता है जी सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्ल्यू फॉर होल। होल में होते नेचुरल नंबर ही हैं मगर एक का फर्क है और है जीरो। नेचुरल और होल नंबर में जीरो का फर्क है, यानी कि नेचुरल में जीरो नहीं होता, होल में जीरो होता है। ये बात समझ आ गई। फिर आता है आपके पास जेड। जेड कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर जीरो है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो इसमें भी अगर आपको लिखा हुआ नजर आए ना जेड प्लस, इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ लेने होंगे प्लस वाले, ठीक है। और प्लस वाले रकम के साथ प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको जेड माइनस लिखा हुआ नजर आए, आप समझ जाएं कि 0 -1 -2 आपने कौन से लेने हैं बच्चों, माइनस वाले, ठीक है। अब बात आती है, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आए कि मिस जीरो क्यों शामिल है, बेसिकली जीरो इसका हिस्सा है, लेकिन जीरो के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया, और देख लें कि सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे ज़ाहिर किया गया, जेड से। आगे आता है जी ओ। ओ इज फॉर ऑड। ऑड नंबर्स बच्चों कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड किया जाए तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, लाइक 1 3 5, पर इसमें कौन शामिल है, प्लस माइनस वाले भी सारे, ठीक है। फिर आता है इवन नंबर्स, द सेट ऑफ इवन। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं जो 2 पे डिवाइड करें तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2 खुद डिवाइड हो जाता है 4 6 8 10 12 34 56। ये तो अपने कॉन्सेप्ट यकीनन पढ़ा होगा, बहरहाल तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स, पी ज़ाहिर करेंगे। प्राइम नंबर्स को उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। क्या कहते हैं बच्चों, मुफरद आदाद। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो एक तो खुद पर डिवाइड हों और एक 1 पर, एक वो खुद पर डिवाइड हों, एक वो 1 पर, उसके अलावा उन पे कोई और टेबल, कोई और डिजिट उनको डिवाइड ना करे। उर्दू में कहते हैं कोई और पहाड़ा उनको तकसीम ना करे। मैं मिसाल देती हूँ, जैसे आपके पास है सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 है ना, 3 को 1 का डिवाइड करेगा, 1 3 जार 3, डिवाइड हो गया पूरा पूरा। या 3 को 3 खुद करेगा, 3 1 जार 3। आप बताएं, टेबल तो आपको आती होंगी, क्या कोई और टेबल इसको डिवाइड करता है, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि 3 इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपने प्राइम नंबर्स को ऑड नंबर्स के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। 9 ऑड नंबर है मगर 9 प्राइम नंबर नहीं है। कैसे, 9 को 1 खुद तो डिवाइड करता ही करता है और 9 को 9 खुद भी करता है, मगर 9 को 3 भी करता है, 3 3 जार 9। तो जब इसके 1 और अपने अलावा मल्टीपल्स बढ़ गए, मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों आप लोगों को, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल को उर्दू में कहते हैं जी नातक आदाद। अब इसमें वो नंबर होते हैं जो हम शुरू से एक ना रस्मी सी फॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, लेकिन जब आगे मैंने आपको इस मैथ्स के शुरू में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है, मुझे अब सही फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने आपको रैशनल नंबर्स का सही डिटेल समझाया था। मैं आई कार्ड में लगा देती हूँ, आप जाके समझ लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन अगर हम बुक किताबें देखें और हमने शुरू से ही पढ़ा है कि वो तमाम नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बटे में आप जीरो रखेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है ना। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल, इर्रेशनल कहते हैं जी गैर नातक आदाद को जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे ना जा सकें जबकि पी क्यू जी से बिलोंग करता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स को क्यू से करते हैं, इर्रेशनल को क्यू डैश से, और इन दोनों का जो यूनियन होता है ना दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ये रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रियल नंबर्स की कैटेगरी में क्यू भी आता है, क्यू डैश भी आता है, यानी कि नातक और गैर नातक, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके अलावा थोड़ी चीजें और हम आप समझ लें। A set with only one element is called a singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये 3A, सैटरडे, ये सारे चूंकि सिंगल एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं तो इनको सिंगलेटन सेट कहेंगे। अब ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट ना हो उनको आप एम्प्टी सेट कहते हैं, उर्दू में खाली सेट कहते हैं, इंग्लिश में नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, नल का मतलब भी खाली होता है, वाइड भी खाली होता है। एम्प्टी सेट को या आप ऐसे ज़ाहिर करते हैं या आप ऐसे ब्रेसेस लगाते हैं, दरमियान में कुछ नहीं लिखते, जिससे ज़ाहिर हो जाता है कि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। ये फाई है, इसे क्या कहते हैं, फाई। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें मजीद इंशाल्लाह वो मैं आपको जो जो क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगी। ये होगी हमारी जी तमाम डेफिनेशंस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। लेट अस प्रोसीड टू एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। जी, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। मैंने आपको 3 तरीके समझाए थे ना सेट को लिखने के। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है जी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म है जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और एक आपके पास आता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इन सारे सेट्स को आपने इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जी 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। अब इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम बल्कि इसमें 1 भी है, 1 भी है, ठीक है। अब देखें, अगर हम गौर से देखें तो 1 तो है जी 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर बनता है जी 2 का, और इसके बाद ये 6 नहीं है बच्चे, सॉरी 6 नहीं है इसके अंदर, 9 है, 9 है जी 3 का स्क्वायर। 16 पे आ जाए तो 16 4 का स्क्वायर है। 25 पे आ जाए तो 25 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है जी 6 का। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो होगा वो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो 64 होगा। अब देखें कि 484 नेक्स्ट में आता है। 484 जी स्क्वायर होता है 22 का। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये दरअसल कुछ डिजिट्स हैं जिनके स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? जिस तरह हमने पढ़ा था, ब्रैकेट लगाएं x एज x या x सच दैट x
एक्स असल में क्या है, एक्स एक नंबर है लेकिन उस नंबर का स्क्वायर है। एन तो नंबर होता है ना, एन कोई भी नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा, नंबर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ये बात भी देखी जानी चाहिए कि जो एन है ना नंबर, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। क्यों? अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ये सारे नंबर किससे बिलोंग करते हैं? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लगाएं कॉमा। और अब बताना है कि जो स्क्वायर्स है ना वो कहाँ से कहाँ तक है। स्क्वायर्स यानी कि जिनका स्क्वायर आ रहा है एन, वो लाई करता है बिटवीन 1 एंड 22। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा ना 1 सॉरी ये लेस देन एन लेस देन 22, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एन लाई करता है 1 से लेकर 20 के बीच में, यानी 1 के स्क्वायर शुरू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है? 22 तक। के 1 के स्क्वायर शुरू हो रहा है और 22 से लेस देन 22 तक है, इससे आगे नहीं गया। ठीक है ना, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि इक्वल टू। ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 से जो एन जो है वो 1 से बड़ा तो नहीं है, एन के इक्वल है ना, 1 के इक्वल है, तो आप इसमें कह सकते हैं 1 इज लेस देन एन इज लेस देन 22। मैं दोबारा आपको समझाती हूँ बच्चे, क्योंकि हमने इनके एलिमेंट्स को एक्स से शो करना है। एक्स सच दैट एक्स है क्या? एक नंबर है मगर उसके स्क्वायर की शक्ल में आया हुआ। एक्स कुछ नंबर है, ये सारे आपको नंबर नजर आ रहे हैं मगर ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्क्वायर की फॉर्म में वो लिख लिया। और फिर बताना है कि जो नंबर है वो किस से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। फिर बताना है कि वो जो नंबर है वो स्क्वायर जो आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वो 1 और 22 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपने लिखना है, होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में यहाँ लिख लेती हूँ। पार्ट 2 में है 2, 4, 8, 16, 32, 64 करते करते 150 तक। आप देखते हैं जी इसमें है क्या। अगर 2 देखा जाए तो 2 आ सकता है जी 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 2 के बराबर होता है ना। अगला है 4, 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं, आपको पता है ना कि 2 पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2, वो 4 ही आता है। फिर अगर मैं 8 की बात करूं तो वो 2 पावर 3 होगा। 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर आता है 16, 16 होगा 2 रेज़्ड पावर 4। ठीक है जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी, फिर आप आए 32 पर, वो आता है 2 रेज़्ड पावर 5, यानी 2 को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करें मगर कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। फिर इस तरह 64 है, 64 होगा जी 2 रेज़्ड पावर 6। देखिए एक पैटर्न नजर आ गया, 1 2 3 4 5 6। फिर आती है बात इसकी 150 की। अगर मैं 2 रेज़्ड पावर 8 करूं, मैं देख लेती हूँ कि ऐसा ही बनेगा। 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम। देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128 and 128 2s are, अच्छा ये 150 नहीं है, ये 156 होगा होपफुली, या 256 होगा। अच्छा बुक्स देखते हैं एक बार, इसका जो ई बुक है वहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या है जी 256, ये आपका यहाँ पर 256 है। ठीक है, तो 128 2 ज़ा 256, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो 2 रेज़्ड पावर में ली गई है।
अब जी इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ब्रैकेट्स लगाएं, एक्स एज या सच दैट एक्स क्या है, एक्स आ रहा है 2 रेज की पावर में, लेकिन अब चूंकि आपको यहाँ पर कितनी पावर्स दी गई हैं 8, तो आप हर एक को डिफाइन तो नहीं कर सकते, आप इसको जर्नल कर लिख दें 2 रेज पावर n, यानी n में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, करते करते कहाँ तक, 8 तक। ठीक है, अब आप बताना एंड, ये जो हैड का निशान है ये एंड को ज़ाहिर करेगा, एंड एन कहां से कहां लाई कर रहा है, एन 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, एन जो है कहां शुरू हुआ 1 से और कहां तक जा रहा है 8 तक। अब ये जो चीज है ना, मैं आपको, और ब्रैकेट बंद करें, मैं आपको समझा देती हूँ इसका क्या मतलब है। 1 इज लेस देन, अगर एन है, अगर इसकी दोनों साइडों को हम फ्लिप करें, एन यहाँ ले 1 यहाँ ले, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको पता है ना साइन चेंज हो जाते हैं, दरमियान वाले साइन होते हैं इस तरह के, लेस देन इक्वल देन वाले, तो लेस देन या ग्रेटर देन वाले, तो एन इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि एन 1 से बड़ा या बराबर। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली शुरू तो ये 1 से हो रहा है, तो बड़ा तो ना हुआ लेकिन बराबर तो है ना 1 के। ठीक है, और यहाँ लेस देन 8 से क्या मुराद है कि वो 8 के लेस है, यानी 8 से कम क्या है, या 8 के लेस है या बराबर है, बराबर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं x एज x इक्वल टू 2 रेज़ पावर n एंड n जो है वो लाइक कर रहा है 1 और 8 के बीच में। ये इसका हो गया आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में है जी 0 शुरू हो रहा है, फिर प्लस माइनस 1 है, प्लस 2 है, प्लस माइनस 3 है, करते करते कहाँ तक जा रहा है, प्लस माइनस 1000 तक। अच्छा, अब इसमें बड़ी आसान चीज़ें देखें, मैंने आपको समझाया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमने कुछ पढ़े थे सेट ऑफ कुछ नंबर्स थे, उसमें आप देखें जो z था सेट ऑफ इंटीजर 0 शुरू होकर, ये तो इन्फिनिटी था ना, जारी बात है कि सारे शामिल है, लेकिन यहाँ आपको इसके अंदर कितना दिया गया है 1000 तक। अब देखिए ये कितना आसान है, आप इसको हल करेंगे x एज x बिलोंग्स टू z, इसमें कोई ऐसी खास शर्त या कोई ऐसा पैटर्न प्रोवाइड नहीं किया गया कि आप उसको देखें जैसे ऊपर 2 पार्ट में था, ये सीधा सीधा 0 से लेकर 1000 तक लिखा हुआ है। और आप इसको देखेंगे कि इसको हमने अगर कलेक्टिवली x का नाम दिया तो x किस से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से, और x की रेंज क्या है, x की रेंज x लाई करता है बिटवीन -1000 से 1000 तक। ठीक है, यहाँ प्लस लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी है। अब देखिए आखिर इसका क्या था कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं +1000 तक भी और -1000 तक भी, यानी जब मैंने ये कहा कि ये +-1000 तक जा रहे हैं, तो तक से मुराद ये है कि इसकी रेंज कितनी है x की, -1000 से लेकर +1000 तक। अगर आपको नंबर लाइन का पता हो तो नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स इस तरफ होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1000 है और यहाँ पे 1000 है, तो ये मैंने इस रेंज को यहाँ पे जाहिर किया कि x लाई करता है -1000 से लेकर +1000 तक, जो कि इस चीज़ को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 पे आ जाए, 6, 12, 18 और करते करते कहाँ तक जा रहा है जी 120, देख लेते हैं। ठीक है जी, 120 है और यहाँ से एक्सरसाइज 120, 6, 12, 18। अच्छा, 6 कैसे आया, 6 1 जा 6 आया, 12 कैसे आया, 6 2 जा 12 आया, 18 कैसे आया, 6 3 जा 18 आया, यानी हमें कोई पैटर्न का सिरा हाथ में आ गया। ठीक है ना, यानी कि आपने देखा कि 6 कैसे आया,
6 इंटू 1 करके। 12 कैसे आया? 6 इंटू 2 करके। 18 कैसे आया बच्चों? 6 इंटू 3 करके। तो इसका मतलब अगला होगा 6 4 ज़ा 24, अगला होगा 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एंड पे जाके आपके पास 120 आया, वो कैसे आया है? वो आया है जी 6 इंटू 20। यानी ये जो चीज़ है ये शुरू में कहाँ तक जा रही है? 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। अब देखिए इसमें खास पैटर्न नजर आ गया ना आपको। अब ये आपने हल करना है। कैसे हल करना है? जिस तरह आप देखा आपने भी 6 इंटू 1 6 इंटू 2। अगर मैं इसको 6n से ज़ाहिर कर दूं, जबकि n को आप 1 से लेकर 20 तक लिखें, तो आपके पास सारी रकमें ही आती जाएंगी। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 6 36, करते करते 6 इंटू 20 120। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चे x सच दैट x का पैटर्न क्या है? 6n है। ठीक है, और ये भी बात कहने वाली है कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये जो 1 से लेकर 20 तक नंबर आ रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? ये नेचुरल नंबर का हिस्सा है। और आप बताएं जी कि n की रेंज क्या है? यानी कि जो 6n नाम लिखा है, ये n कहाँ तक जा रहा है? ये n शुरू हो रहा है जी 1 से और जा रहा है 20 तक। यानी कि आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल 20। ठीक है, लेस देन इक्वल। अच्छा एक चीज़ और है, आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट 1 था ना बच्चे, उसके अंदर भी आपको स्टूडेंट 22 यहाँ पे लेस देन लिखना चाहिए था। ठीक है, यानी कि n 22 से लेस तो नहीं आया, मगर 22 के इक्वल तो आया है ना, लेस देन इक्वल टू होता है ना। तो यहाँ भी आप कर लें, और इस तरह आप इसमें करेंगे कि n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया 1 से लेकर 20 तक। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आ जाएं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट 5 में बच्चे आपके पास आता है जी 100 102 104 400। ठीक है जी। अच्छा इसका ना ज़रा पैटर्न मुलाहिजा करते हैं। 100 है, 102 है, 104 है, और आखिर में आता है 400। अच्छा अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूँ 100 है, और ये 102 है, ये 104 है, अगला इसका मतलब 106 होगा, 108 होगा, और करते करते किस पे आ गया? 400 पे। अच्छा आपको ये चीज़ देख क्या वाज़े होता है? ये चीज़ देख के वाज़े होता है कि ये जो है ना, ये इवन नंबर्स हैं। मैंने आपको इवन नंबर से क्या पहचान बताई थी? वो तमाम नंबर्स जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, ज़ीरो बचता है, पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, वो नंबर कहलाते हैं इवन नंबर, जिसको उर्दू में कहते हैं जुफ्त आदाद। क्या कहते हैं? जुफ्त आदाद। ठीक है, अब इसमें ये बच्चे के ये हैं तो इवन नंबर्स, मगर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं? 100 से 400 तक। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। x सच दैट x बिलोंग्स टू ई। सिंपल, x किसका मेंबर है? ये सारे, ये अगर ये x हैं, x किसका मेंबर हुआ? इवन नंबर्स का। एंड x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? x शुरू हुआ है 100 से, खत्म हुआ है 400 तक। बस ये इसका आंसर था। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। पार्ट 6 देखें जी। पार्ट 6 में बच्चों आपके पास है 1 3 9 27 81 एंड अप टू सो ऑन। आखिरी आपको नहीं बताया गया। इसमें पैटर्न वाजे करने की कोशिश करते हैं। 1 जो है, अगर उसको मैं करूं 3 रेज़ टू पावर 0, आपको पता है किसी भी डिजिट की 0 पावर किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, फिर अगर मैं 3 पर आऊं तो ये 3 रेज़ पावर 1। ठीक है, यानी कि देखिए पैटर्न नजर आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है। फिर आ गया 9, तो 9 होता है 3 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 3 3 ज़ा। ठीक है, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर आपके बाद 9 के बाद आता है 27, यहाँ पर है। ठीक है, 27 को आप 3 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं ना। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 81 की बात है,
अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 4 होगा। इसका मतलब है कि ये चीज चलती जा रही है, आपको 8 डिजिट नहीं बताया गया, तो ये आपके पास 3 की शक्ल में आ गया, 3 की शक्ल में आ गया। ठीक है, और n की रेंज अब डिफाइन करते हैं कि n कहाँ शुरू हुआ। n शुरू हुआ 0 से और आगे तक जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक होते हैं नेचुरल नंबर्स, एक होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, अब इसका जी पैटर्न डिफाइन हो गया है। अब आते हैं आगे, नंबर 7 देखें जी। पार्ट नंबर 7 के अंदर आ रहा है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। सबसे पहले जिस तरह हम पीछे क्वेश्चंस में पैटर्न फाइंड आउट करते आए थे, इस तरह पैटर्न फाइंड आउट करेंगे इसमें भी। अच्छा, अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, इसमें कम से कम जो छोटी रकम है 1 है, बड़ी से बड़ी 100 है। अगर मैं 1 को 100 पे डिवाइड करूं तो 1 भी 100 को डिवाइड करता है। 2 50 ज़ा 100 होता है, 4 25 ज़ा 100 होता है, 5 20 ज़ा 10 ज़ा 100 होता है, 25 ज़ा 100 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, 52 ज़ा और 100 1 ज़ा। इसका मतलब है कि ये सारे वो हैं, और 100 भी खुद को 100 को डिवाइड करता है। कैसे? 100 1 ज़ा 100। इसका मतलब है कि ये सारे कौन हैं? ये सारी वो रकमें हैं, वो डिजिट्स हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। इसका आपको आएगा आंसर x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। अगर इन सब डिजिट्स को मैं x का नाम दूं तो x क्या बना? x 100 का डिवाइजर बना, डिवाइड करने वाला। ठीक है जी, ये है। होपफुली समझ आएगा आपको। पार्ट नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 8 में है आपके पास 5 10 15 अप टू 100, और इसमें आप क्या कहा जा रहा है। अच्छा देखिए, आप पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। 5 है तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 1 ज़ा 5 होगा, और 10 है तो अगर वही 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। 15 है तो 5 3 ज़ा 15 आएगा। इट मीन्स कि जो अगली रकम होगी ना वो 5 4 ज़ा 20 होगी, उससे अगली 5 5 ज़ा 25 होगी। फिर एक चीज़ तो ये जाहिर हो गई कि ये 5 को कंजेक्टिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमारे पास चीज़ आ रही है टिल हम 100 तक पहुंच जाते हैं तो वो 520 होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको पैटर्न का नाम दूं 5 इंटू एन, जबकि एन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि आपका इवेंचुअली 100 कैसे आया बच्चे? 100 आएगा 5 20 ज़ा, तो इसका मतलब है ये 1 से शुरू हुआ और 20 पे एंड हुआ। ठीक है, फिर इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। ठीक है, एंड जो n है ना 1 से 20 तक वो नेचुरल नंबर्स हैं, और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, n की लाइक करता है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है जी, ये आपका होगा पार्ट नंबर 8। द लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 9 सॉरी। द सेट ऑफ all integers between -100 and 100। अब ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको आपने इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लेकर आना है। ले आते हैं x एज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना वो z होता है, एंड x लाई करता है बिटवीन है ना, बिटवीन होगा कि इस से इसके दरमियान, तो आप इसको -100 से लेकर +100 तक। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं डाला, ये निशान इक्वल वाला? देखिए बिटवीन है ना, बिटवीन का मतलब ये है कि इस और इसके दरमियान, तो मतलब ये भी शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा।
तो -100 से लेकर 100 तक, यहाँ पे इसलिए मैंने ये वाला साइन नहीं लगाया क्योंकि x 100 से लेस वाले नंबर में आएगा और -100 से अगले वाले नंबर, यानी कि इससे आगे जो नंबर है और इससे जो कम नंबर है उनके दरमियान x लाई करता है। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। नंबर 2 देखें जी, राइट फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा अगेन मैंने आपको बताया था ना कि सेट्स को लिखने के कितने तरीके होते हैं। पहला था जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा था टेबुलर फॉर्म जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरा था सेट बिल्डर नोटेशन। अब जो क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया है वो सेट बिल्डर नोटेशन पर बेस करता है। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप समझ लें x such that x is a multiple of 3, x is a multiple of 3। ठीक है, आपने 3 के मल्टीपल लिखने। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, सिंपल जुबान में अगर आपको बताऊं तो 3 का टेबल, 3 का टेबल। लेकिन अगली शर्त क्या है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 35, 35 से लेस या इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं जी 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। 3 का टेबल, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 15, 18, 21, 24, 27, फिर इसके बाद आपके पास 30 आता है और इसके बाद 33 आता है। अब देखिए 35 से लेस लिखने हैं ना, तो 34 तो है ही नहीं और 35 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो बस हमारे इतने ही होंगे। ये हमारा हो गया जी पार्ट नंबर 1 टेबुलर फॉर्म में। होप सो आपको समझ आया होगा। सेकंड देखें जी, x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equal to 0। चलिए देखते हैं कि आपने एक ऐसा सेट लिखना है बच्चे जो बिलोंग करता हो R से। मैंने आपको बताया था कि R होते हैं जी रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स किससे मिलकर बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के को मिलाकर जो सेट बनता है वो रियल नंबर का सेट बनता है। और आपने रैशनल नंबर्स की नातक आदात की डेफिनेशन पढ़ी थी, तारीफ पढ़ी थी कि वो डिजिट्स, वो नंबर जिनको आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकें वो आपके रैशनल कहलाते हैं, और जिनको आप नहीं लिख सकते वो इरेशनल। अब बात ये है कि आपने इसको फोकस करना है ना, तो ये 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं 1 उस साइड पे मूव कराऊं तो प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर x के साथ क्या एक्स्ट्रा रह गया 2, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उस साइड पे लेके जाएंगे, क्या होगा डिवाइड। डिवाइड में चीज कहाँ आती है, बटे के नीचे। इसका मतलब है आपके पास x जो आप लिखना है वो क्या होगा -1/2। यही इसका टेबुलर फॉर्म है, फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना। ठीक है जी, डिफरेंट सा क्वेश्चन था लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 है x such that x belongs to p and x is less than 12। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 उनको डिवाइड करता है। आई टोल्ड यू सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, और ये 12 से लेस हम लिखने हैं। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 तो इसमें नहीं आता, 11। और चूंकि 12 से लेस लिखने हैं तो 11 तक ही बनते हैं। ये हमारे वो प्राइम नंबर्स हैं जो 12 से लेस है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 देखें, x such that x is a divisor of 120, आई थिंक 120। ठीक है जी, यानी कि आपने वो तमाम डिजिट्स, वो तमाम नंबर्स, वो तमाम रकमें इसके अंदर लिखनी है जो 128 को डिवाइड करती हूँ। 128 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है बच्चों, 8 भी डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है, 32 भी करता है, 64 भी करता है और 128 खुद करता है।
ये आपने वो तमाम डिजिट्स लिखे जो 128 को डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। पार्ट 5 देखें। इसमें आपके पास x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n कहाँ तक लेना है, लेस देन 8 तक। यानी आपने ये फोकस करना है और ये फोकस करना है। ठीक है कि 2n आपने लेना है, मैं यहाँ ले लेती हूँ, इस जगह लेती हूँ, और n कहाँ तक चलाना है, लेस देन 8। इनके 1 लेना है, 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 8 से लेस लिखा हुआ है ना, इसके आगे नहीं लेके जाना। तो अगर 2 1 लूँ तो 2 ही आता है। 2n की जगह अगर 2 लूँ तो ये 4 बन जाता है। अगर मैं 2n में n की जगह 3 लूँ तो 8 बन जाता है। अगर 2n में n की जगह 4 लूँ तो ये 16 बनता है। फिर अगर 2n में मैं लूँ 5 तो ये 2/5 32 बनता है। 2/6 सिमिलरली 64 बनेगा, और 2/7 बनता है 128। इसका मतलब है आपने इसमें लेना है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये सारे क्या हैं जी, आपने जो आपको सेट दिया गया था उसके मुताबिक आपने इसको फॉर्म कर लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। पार्ट नंबर 6 देखें बच्चे। पार्ट नंबर 6 है जी, x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है जी, आपने लेना है जनाब इसमें, अच्छा, नेचुरल नंबर, यानी x की आपने वैल्यू निकालनी है यहां से, क्योंकि आपने x पे फोकस करना है ना। कहता है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x क्या है, आपको जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है जी, 4 0। ठीक है, लेकिन जब आप x की वैल्यू निकालेंगे +4 उधर मूव कराएंगे तो -4 बन जाएगा। और साथ ही साथ कि x तो -4 आ गया, लेकिन हमें कहा गया कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जरा आप नेचुरल नंबर्स को यहाँ देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स में क्या कोई नेगेटिव नंबर आता है, गौर से देखें। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता। इट मीन्स कि जो में एक्स की वैल्यू दी गई है वो ट्रू नहीं है। सो इसका आप बनाएंगे एम्प्टी सेट, यानी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। जो जवाब आया है वो वैलिड साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा हुआ था बुक वाले ने कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जबकि -4 माइनस का जो है डिजिट नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता। तो इट्स नॉट अ वैलिड आंसर। और हमारा जो आंसर होगा, हमारा इस चीज से कोई नतीजा अखज नहीं हुआ। हमारे पास आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। 6 है। 7 पार्ट देखते हैं जी। 7 पार्ट क्या, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर मूव कराती हूँ। 7 में है जी 7 x as x belongs to natural number, oh sorry, and x is equal to x, कि आप वो सारे के सारे x लिखें जो एक तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और एक x इज इक्वल टू x हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं और ये कोई शर्त आपको नहीं दी गई। यानी जैसे 1 नेचुरल नंबर है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। फिर 2 नेचुरल नंबर, 2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो सिंपल आपने इसमें क्या लिखना है, जो आपके पास नेचुरल नंबर आते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 से 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं जी। x as x belong to z and 3x plus 1 is equal to 0 कर लेते हैं जी। कहता है कि आपने x को लिखना है जबकि x
किस सेट से बिलोंग करता है? जी से। यहाँ जरा जी पे नजर दौड़ा लेते हैं बेटा जी कि जी क्या होता है। देखिए ये जी आपके पास जी में आ रहे हैं कौन से सेट ऑफ इंटीजर्स में? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अब देखते हैं कि इसके अंदर आपको जो ये चीज दी गई है इसको हल करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है और यहां से जब आप प्लस 1 उधर मूव कराएंगे तो उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। x के साथ फालतू क्या रह गया? 3 क्या, और x के साथ मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ होती है? बटे के नीचे। अब हमारे पास x की वैल्यू तो ये आई, लेकिन हमें बुक वाला क्या कह रहा था कि x बिलोंग टू z। आप गौर से देखें z वाले सेट के अंदर नेगेटिव नंबर तो हैं, क्या बटे वाले रकमें भी हैं? दोबारा देख लेते हैं। अब देखें, सॉरी, इसके अंदर तो कोई बटे वाली रकम नहीं है। देखें गौर से, कोई बटे वाली रकम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम इसका ये आंसर नहीं मानेंगे, ये वैलिड नहीं है। ये देखिए x की वैल्यू -1/3 आ जाती है, मगर z के अंदर बटे वाली रकमें नहीं है। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। कि इसका कोई आंसर कोई इसकी एलिमेंट्स नहीं है। इसका जो आंसर है वो क्या है? एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं जी